बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिचमेन पान मसाला, सेरा, किया सिरोस EV। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। वैसे तो पूरे भारत को पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी की नई टीम, नितिन नवीन की नई टीम, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम क्या है। बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें थीं या बहुत लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन जो भी निर्णय लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बहुत सोच समझ के। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो बोल रही है वो बोल रही है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि ये जो नई टीम है नितिन नवीन की, ये कितनी कारगर साबित होती है। क्योंकि अगर पिछले 12 सालों में सबसे बेहतर संगठनात्मक मदद की जरूरत सरकार को रही है तो वो आज है। और इसीलिए नितिन नवीन की ये नई टीम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। सरकार को हर मुद्दे पर, हर कोने पर, हर 2 कदम पर, हर चाल पर घेरा जा रहा है। और इसीलिए वो कोई भी विषय हो, कोई भी मुद्दा हो, संगठनात्मक मदद इस सरकार को इस समय जितनी चाहिए उतनी पिछले 12 साल में कभी नहीं। इसीलिए ये तो पता चलेगा हाउ मच मेटल दे आर मेड ऑफ, नितिन नवीन टीम इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। पर दर्शकों, जैसे कॉकरोच होते हैं, थैंक यू वेरी मच, चेंज ऑफ विजुअल्स, जैसे कॉकरोच होते हैं और कॉकरोचों को जब भगाना होता है, कॉकरोचों से जब निजात पानी होती है, कॉकरोचों से जब निजात पानी होती है तो क्या करते हैं? स्प्रे मारते हैं, स्प्रे। और स्प्रे मारो तो अगर कॉकरोच मरता नहीं है तो अपने आप बाहर निकल आता है अपने बिलों से। जहां भी छुपा होता है गंदगी में, कॉकरोच तो गंदगी में रहता है, इसमें तो कुछ गलत तो नहीं है। तो वो कॉकरोच जो गंदगी में, नालियों में, गंदगी में छुपा रहता है, स्प्रे मार दो, निकल आता है अपने आप बाहर। उसके बाद आपका मन है उसको जाने दो, उसको बाहर निकाल दो या उसको मार दो। आप बोलेंगे क्या बात कर रहा है, घर साफ करने की विधि बता रहा है क्या? 15 अगस्त गई, लई बनाने की विधि तो बताई नहीं, पतंग उड़ाई नहीं उड़ाई आपने। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वतंत्रता दिवस वाले दिन यह कहा कि यह दिमागी नक्सल है, कि इस देश में अब बंदूक, अब जंगली नक्सलों से हमने निजात पाली है, लेकिन ये दिमागी नक्सल आ गए हैं, तो इस शब्द ने, एंड मार्क माय वर्ड्स व्हेन आई से इट, दिमागी नक्सल शब्द ने बिल्कुल उस स्प्रे की तरह काम किया, उस स्प्रे की तरह काम किया। और ये जितने भी दिमागी नक्सल थे, ये भिन भिनाते हुए, तड़पते हुए ऊपर आ गए। ये सब ऊपर आ गए, अपने आप बताने लगे, मैं हूं दिमागी नक्सल, मैं हूं दिमागी नक्सल, मैं हूं दिमागी नक्सल। तुमको क्या लग रहा है टॉफी मिलेगी? तुमको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मेलेडी वाली टॉफी देंगे? क्या लगा अरविंद केजरीवाल आपको? क्या लगा चिदंबरम जी आपको? संजय सिंह क्या लगा आपको? आप बोलोगे मैं हूं दिमागी नक्सल, मैं हूं दिमागी नक्सल, वो अच्छी वाली मेलेडी टॉफी मिलेगी आपको? कुछ नहीं मिलेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। नक्सल कौन होते हैं? नक्सल कौन होते हैं? ये दिमागी नक्सल का जो शब्द है, ये कुछ और नहीं बल्कि अर्बन नक्सल्स का हिंदी रूपांतरण है। अर्बन नक्सल ये वो लोग हैं जो दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, लंदन, न्यूयॉर्क यहां रहते हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं और उसके बाद सिस्टम में अंदर रह के सारी लग्जरीज का फायदा उठाते हुए
उसके बाद भी देश विरोधी काम करते हैं, देश के विरोध में काम करते हैं। वो होते हैं अर्बन नक्सल और वो होते हैं दिमागी नक्सल। ये बोल के ये कौन से वोट बैंक को साधने का काम हो रहा है? ये अपने कौन से आका को, ध्यान से सुनिएगा, ये अपने कौन से आका या अपने कौन से नेता को सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं कि हां मैं भी हूं, हां मैं भी हूं और हां मैं भी हूं दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल होना कोई तमगा है? दिमागी नक्सल होना नहीं। इस दिमागी नक्सल शब्द ने प्रधानमंत्री के, जो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस वाले दिन बोला, बिल्कुल उस स्प्रे की तरह काम किया। और ये जितने छुपे हुए थे नक्सल, दिमागी नक्सल, हमारे इन आवर नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ, ये सब निकल के आए हैं बाहर तड़फड़ाते हुए, क्योंकि ये एक्सपोज होंगे। अब इनको पता है, इन सबको पता है कि अभी एक्सपोज होंगे। और इसमें अरविंद केजरीवाल मुझे लग रहा है गलत फंस रहा है। देखिए, राहुल गांधी को चारों तरफ से कांग्रेसियों ने नहीं, अल्ट्रा लेफ्टिस्टों ने घेरा हुआ है राहुल गांधी को। और यह कोई बात छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की राजनीतिक आइडियोलॉजी अब है ही नहीं। अगर होती तो वंदे मातरम के चलते हुए बीचों बीच सोनिया गांधी ये नहीं बोलती और राहुल गांधी नहीं बोलते, नहीं मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सुना मैंने वो ऑडियो उनका। असली अर्बन नक्सल वाला काम तो उन्होंने किया है। असली दिमागी नक्सल वाला काम तो वो कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को क्या लग रहा है कि अपने आप को दिमागी नक्सल बोल के वो किसके साथ खड़ा कर रहे हैं? राष्ट्रवादियों के साथ, देश प्रेमियों के साथ या देशद्रोहियों के साथ? ये पूछना पड़ेगा, ये सवाल आज आपको कि कहां खड़े हैं आप? वेयर डू यू स्टैंड टुनाइट? आप राष्ट्रवादियों के साथ हैं या नक्सलियों के साथ? आप देश प्रेमियों के साथ हैं या देशद्रोहियों के साथ? क्योंकि आप दोनों नहीं हो सकते। आप दोनों नहीं हो सकते। मैंने देखा ये कई नेता लिखते हैं हां मैं दिमागी नक्सल हूं, और उसके बाद लिखते हैं छोटा छोटा हां मैं देश प्रेमी हूं, मैं देश से प्यार। आप दोनों नहीं हो सकते। आप दोनों नहीं हो सकते। यू कैन नॉट ड्रिंक एंड स्मेल द कॉफी एट द सेम टाइम। और अगर कोई यह दावा करता है कि वो दिमागी नक्सल भी है और देश प्रेमी है, तो उससे बड़ा झूठा या दोगला कोई और आदमी हो नहीं सकता। बात साफ है भाई, बात साफ है। अगर आप नक्सल हो तो आप भारत प्रेमी कैसे हो? अगर आप दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल हो, तो आप देश के साथ, देश को जोड़ने वाली सोच के साथ नहीं हो। आपको चुनना पड़ेगा। और दर्शकों, आपको भी, कि कौन सा नेता चाहिए आपको, जो अपने आप को नक्सल बोलता है या जो अपने आप को देश प्रेमी बोलता है। हां, देश प्रेम में कई कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं, और अगर आपको सवाल खड़ा करना है अपने नेताओं पे तो करिए, लेकिन अपने आप को अर्बन नक्सल बोल के आप वो लकीर खींच देते हैं जिस लकीर के पार आना बाद में बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अर्बन नक्सल होता कौन है, दिमागी नक्सल होता कौन है? ये जो अरविंद, ये जो पी चिदंबरम कहते हैं कि मुझे दिमागी नक्सल होने पे गर्व है, महबूबा मुफ्ती बोलती है मैं 370 की समर्थक हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं हां मैं दिमागी नक्सल हूं। कौन होते हैं दिमागी नक्सल? वो होता है दिमागी नक्सल जिन्हें हाफिज सईद में साहब नजर आता है। कौन होता है दिमागी नक्सल? याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है इनको। कौन होता है दिमागी नक्सल? जिसे ओसामा में जी नजर आता है। कौन होता है दिमागी नक्सल? जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है। कौन होता है ये दिमागी नक्सल जिन्हें इशरत जहां में एक देश की बेटी नजर आती है? कौन होता है दिमागी नक्सल जिसे बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है? कौन होता है दिमागी नक्सल? कौन? सेना अध्यक्ष में जिसे सड़क छाप गुंडा नजर आता है, वो होता है दिमागी नक्सल। इसीलिए वो समय आ गया है जब आपको चुनना पड़ेगा कि आप देश प्रेमियों के साथ हैं या नक्सलवादियों के साथ हैं।
the special report, and then we debate. हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो स्कूल की बात कहने पर मुकदमा लिख पाते हैं। तो इसलिए झगड़ा कराने वाली भारतीय झगड़ा पार्टी जो है, दिमागी नक्सल दरअसल वो है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम माओवादी और नक्सलवाद का सहयोग लेता है, उसी के चेहरा बने हैं श्रीमान चिदम्बरम। ये नफरत वाले, हिंसा वाले, बांटने वाले, काटने वाले, गोली बच्चों पर चलाने वाले, लाठी बच्चों पर चलाने वाले, ये है नक्सली असली। इन्हें रोको। सोमनाथ भारती जी पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। आनंद दुबे जी, आलोक पाठक जी, पहले मैं जरा सोमनाथ भारती जी से बात करना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी फ्रॉम द बीजेपी इज जॉइनिंग इन। मैं देख पा रहा हूं वो माइक लगा रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, जरा दो बात हो जाए आपसे। अर्बन नक्सल है आप, दिमागी नक्सल हैं आप नक्सल हैं सोमनाथ जी। आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं, आपके पार्टी के सांसद कहते हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं। सोमनाथ जी आप दोनों नहीं हो सकते। आप देश प्रेमी और दिमागी नक्सल नहीं हो सकते। यू कांट बी अ लवर ऑफ इंडिया एंड देन क्लेम टू बी एन नक्सलाइट। सोमनाथ जी ऐसे नहीं चलता। आप देश की जनता को दोबारा एक ऐसे दोहराए पे खड़ा कर रहे हैं जिसपे आप दोनों तरफ आप ग्रे में चलना चाहते हैं, ग्रे में। और आप तो ब्लैक और व्हाइट के चलते फिरते मतलब आप तो ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्लैक और व्हाइट के। आपकी जिंदगी में तो काला और सफेद है, ग्रे है ही नहीं, ग्रे है ही नहीं। तो फिर आपके नेता अपने आप को बोलते हैं कि मैं देश प्रेमी हूं, और फिर बोलते हैं कि मैं नक्सल हूं। पहले बोलते हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं, फिर बोलते हैं कि मैं देश से प्रेम करता हूं। यह कैसा है? यह तो दोगलापन हो गया सोमनाथ जी। यह तो जनता को बेवकूफ बनाने की बात हो गई। यह तो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक बार फिर हम देख चुके हैं नीट के एग्जाम पे कैसे आपने गुमराह किया। मैंने 100 बार बोला, धर्मेंद्र प्रधान को हटा के प्रहलाद जोशी को लाके क्या मिला आप लोगों को? आपने सिर्फ युवाओं को, बच्चों को, छात्रों को गुमराह किया। कुछ नहीं मिला आपको एजुकेशन पॉलिसी में, कुछ नहीं मिला सोमनाथ दादा। और देख लीजिए आज भी वो एनडीए में दिक्कत है क्योंकि आप लोगों ने बहस नहीं की संसद में। सरकार को घेरते ना अगर आप सुधांशु त्रिवेदी को, ये नक्सल वक्सल के बजाय सिंपल बोलते भैया एनटीए पे बात करो, छात्रों के बारे में बात करो, एजुकेशन पॉलिसी में बात करो। नहीं, लेकिन द ट्रू कलर्स कम आउट। जो असली रंग है वो निकल के आते हैं when the going gets tough। और यही हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी। सोमनाथ जी कैसे डिफेंड करेंगे आप इसको? आप इसे डिफेंड कर सकते हैं? धन्यवाद माननीय सोमनाथ जी। ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मोदी जी को ना बड़ा शौक है नए नए वर्ड क्वाइन करने का, मोदी विशुद्ध, जिससे कि आप उस पर डिबेट कर सकें, देश को एक भटका सकें, जो मेन मुद्दे देश के सामने, जो संकट देश के सामने, उससे देश को उलझा सकें और चीज़ों में। तो एक नया शब्द आया, माननीय मोदी जी ने क्वाइन किया, दिमागी नक्सल। अब मैं सोचने को मजबूर हो रहा था कि भाई दिमागी नक्सल का मतलब क्या है माननीय मोदी जी का? किस प्रकार से, किन चीज़ों को ये कहना चाहते दिमागी नक्सल? मतलब स्कूल के बारे में जो बच्चे पूछ लें वो हो गए दिमागी नक्सल। अच्छा, जो बेचारे बच्चे आज जेन बीटा, जेन अल्फा अपने अपने स्कूलों में देश को दिखा रहे हैं, देश को दिखा करके आपके जरिए और मीडिया के जरिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
कि मेरे स्कूल में ना टीचर है, ना किताबें हैं, ना बिल्डिंग है, ना फैन है, ना टॉयलेट है, ना पीने का पानी है, जाने को सड़क तक नहीं है, तो वो बेचारे बच्चे दिमागी नक्सल हो गए। जो नीट पेपर लीक करने की बात जो माननीय प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाना चाहे, वो दिमागी नक्सल हो गए। अच्छा। जो अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करे, वो दिमागी नक्सल हो गए। जो मूक बधिर बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, हाँ। वो भी अपने इशारों में बात कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, वो भी दिमागी नक्सल हो गए। नालसार के जिन बच्चों को भाजपा सांसद और बीसीआई के चेयरमैन ने धमकाया, वो भी दिमागी नक्सल हो गए। जो भगवान राम के मंदिर में चोरी करने की बात उठाएं, वो दिमागी नक्सल हो गए। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि क्या अगर ये दिमागी नक्सल हैं तो फिर देशभक्त कौन है, फिर देश प्रेमी कौन है? और जो भाजपा के प्रवक्ता अगर बैठे, उनसे मैं एक शब्द पूछ लेता हूं, अगर आप इजाजत दें तो, कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों को रेफर किया अपने भाषण में, लाल किला की भाषण दिया, कहा कि सैनिक मरते हैं, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रकार के वक्तव्य से क्या वो राजी हैं? क्या वो भी मानते हैं कि सैनिक मरते हैं हमारे लिए और देशवासियों के लिए, देश प्रेमियों के लिए सैनिक शहीद होते हैं, सैनिक मरते नहीं है? माननीय ऐश्वर्या जी, दूसरी बात सुनिए, हमारे देश भाजपा वाले कह रहे हैं वीर गति को प्राप्त जो होते हैं। भ्रम फैलाते हैं, वो लोग भाजपा वाले क्या कह रहे हैं? अगर सभी लोग नहीं है जो भर फैलाते हैं, सोमनाथ जी, मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, मैं आ रहा हूं, तो मुझे बताएं, फिर आप और सुधांशु जी बात कीजिएगा। लेकिन आपने ये जो जहां से भी आपने पढ़ा, पढ़ना गलत नहीं, आपने जहां से भी पढ़ा, तो आपके हिसाब से आपने तो तब भी थोड़ा दिमाग लगाया, आपने अपने नेता को नहीं बोला, अरविंद केजरीवाल जी को? उन्होंने इतना भी वेट नहीं किया कि दिमागी नक्सल कौन होते हैं? उन्हें नहीं सोचना पड़ा दिमागी, ये कोई होड़ लगी थी कि चिदंबरम बाजी मार ले जाएगा, कि आम आदमी पार्टी बाजी मार ले जाएगी? ये तो ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल बोला और आप सब जहां जहां छुपे हुए थे सारे दिमागी नक्सल निकल आए, सारे दिमागी नक्सल निकल आए, अपने आप बता रहे हैं, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, यस आई एग्जिस्ट, यस आई एग्जिस्ट। सोमनाथ जी, क्या है, आप लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हैं। इस देश की जनता ने आपको देश की राजधानी में एक बार नहीं, दो बार नहीं किया है, तीन बार मौका दिया। आप मेरी बात सुनिए, परमिट करें मुझे बोलने को? बोलिए, उसके बाद सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। क्या मैं उस पर जवाब दे दूं आपको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चैलेंज किया, इस देश के राजनीति में ऐसा कोई नेता जिसने स्टेटस को चैलेंज किया है। इस देश में एक धारणा थी कि कभी सरकारी स्कूल ठीक हो ही नहीं सकता, उसको चैलेंज किया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो क्या वो दिमागी नक्सल हैं? इस देश में एक धारणा थी कि सरकारी स्कूल के बच्चे कभी IIT जा ही नहीं सकते, कभी एम्स जा ही नहीं सकते, कभी उनका चयन हो ही नहीं सकता। उन्होंने इसको चैलेंज किया, सुधांशु जी, दिल्ली में भी और फिर पंजाब में भी। सुधांशु जी, भर के बच्चे IIT गए हैं, भर के बच्चे एम्स और मेडिकल कॉलेज। सुधांशु जी, सोमनाथ जी कह रहे हैं जो बच्चा कभी सोच नहीं सकता था, वो बच्चा आज एम्स जाता है, वो बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, वहां AC है, तो क्या वो दिमागी नक्सल है? इसलिए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने आम आदमी छाती चौड़ी करके कहा, हाँ हम दिमागी नक्सल हैं। आई डोंट एग्री विद देम। सुधांशु त्रिवेदी ऑफ द बीजेपी, प्रधानमंत्री जी की नजर में तो मंजूर है दिमागी नक्सल होना। ठीक है सोमनाथ जी, अब आप वेट करिए। देखिए सुधांशु, सोमनाथ जी, आज के इस डिजिटल जमाने में सच को छुपाना बड़ा मुश्किल है। जिस जमाने में केजरीवाल जी मफलर लपेट के और मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली टोपी पहन के टीवी पे आते थे, तो बरखा दत्त को दिया गया उनका इंटरव्यू अवेलेबल है, जिसमें कह रहे हैं बताइए हमको अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, क्या मैं नक्सल हूं? क्या मैं नक्सल लगता हूं? मैं तो बिल्कुल नक्सल नहीं हूं। और आज जब से मफलर फेंक दिया है और वो टोपी जनता को पहना दी है, जो स्टेटस को चेंज करके ऐसा एक्सचेंज किया है स्टेटस को के बाद, अब आगे कह रहे हैं मैं दिमागी नक्सल हूं। भाई साहब, 10 साल के अंदर किसी आदमी के स्टेटमेंट में इतना बड़ा अंतर अगर देखना हो तो आपकी पार्टी में देखना चाहिए। और फिर यह भी बताना चाहता हूं, आपकी पार्टी तो अद्भुत है। आपकी पार्टी ने तो क्या व्यवस्था को चैलेंज किया था कि हम मकान में नहीं, हम तो 2 कमरे के मकान में रहेंगे, मुख्यमंत्री आवास नहीं चाहिए, तो शीश महल ले लिया।
आपके पार्टी ने, अब छोड़िए वो सब बातें कि वो वैगन आर कार कहां गई, जब पहली बार शपथ लेने आए थे तो सब मेट्रो में आए थे, गाड़ी नहीं लेंगे और वो बंदूक नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फलाना ढिमाका, और एकमात्र नेता थे जिसके पास 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी थी, 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी, पंजाब की और दिल्ली की। पंजाब के इनके मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल साहब दोनों से ज्यादा है। खैर छोड़िए उस बात के ऊपर, मैं जो मुद्दे की बात कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, यही आम आदमी पार्टी जब खड़ी हुई थी तो कांग्रेस को लालच आया था, जबकि उस समय तो वो सत्ता में थे, कि बीजेपी को किनारे करने में इसका उपयोग किया जाएगा, और उस लालच का फल यह निकला कि आम आदमी पार्टी आकर बैठ गई और कांग्रेस साफ। कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 3 लोकसभा और 3 विधानसभा में 0-0-0-0 पे दिल्ली में है। यही इनका हश्र हो सकता है। इनको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी या कुछ नए का हम समर्थन कर लेंगे, या दिमागी नक्सल पे। भाई साहब आपको समझ में नहीं आता बोला कब गया? चिदंबरम साहब ने खुद कह दिया कि मैं दिमागी नक्सल हूं, मुझे दिमागी नक्सल होने पे गर्व है। और ऐश्वर्य कपूर जी मैं बताना चाहता हूं दिमागी नक्सल होता क्या है। 13 अप्रैल 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री कहा कि भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी में आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा चैलेंज अगर है तो नक्सलिज्म है। और बेशर्मी की हद देखिए कि उनका गृह मंत्री कहता है मैं अर्बन नक्सल हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह सोचे थे, पर ये लोग ऐसा जकड़ के अजगर की तरह रखे थे उनको नक्सली लोग कि वो कर नहीं पाए थे। वो 31 मार्च 2026 को जाके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने करके दिखाया, जब भारत नक्सल मुक्त हो गया। अब ये भी आपको बात बताना चाहते हैं भाई साहब, चिदंबरम साहब क्या बोले थे 2011 में? अरे आप लोग कुछ मत करिए नक्सलियों से, आप हथियार भी मत छोड़िए, आप अपना विचार भी मत छोड़िए, आप अपना संगठन ही मत छोड़िए, बस हम कह रहे हैं हमसे बात करने आ जाइए। क्या गजब था। क्यों सोमनाथ जी, जब पशुपति से लेकर तिरुपति तक 180 जिले नक्सलवाद की गिरफ्त में थे, दंतेवाड़ा में 75 से अधिक सीआरपीएफ के जवान मार दिए जाते थे, और देश के बड़े विश्वविद्यालयों में जश्न मनाया जाता था, मिठाई बांटी जाती थी, वो अर्बन नक्सल थोड़ी था, वो दिमागी नक्सल नहीं था। और जब झीरम घाटी में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप खत्म हो जाती थी, अरे वो भारत तो बड़ा सुंदर और सामंजस्यपूर्ण लगता था। अब 0 जिले हो गए नक्सल प्रभावी। बस्तर में बस्तर ओलंपिक हो गया 2 बार। अभी कुछ दिन पहले नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर ट्राइबल समाज के हैंडलूम बनाने वाले जेनजी युवा रैंप पे चलते हुए नजर आए। नहीं, ये भारत खराब नजर आता है। 1800 से अधिक बैंक की ब्रांचें खुल गई, 1300 से अधिक एटीएम खुल गए, 6000 मोबाइल टावर लग गए, 22 लाख लोग आयुष्मान भारत से जुड़ गए और वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आ गए। इसमें समस्या नजर आती है। और दहकते धधकते और पूरी तरीके से बर्बाद करते हुए क्षेत्र को वो नक्सली सही लगते थे। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये अर्बन नक्सल जानते क्या होता है ऐश्वर्य जी? आज नाग पंचमी का दिन है। देखिए एक अद्भुत संयोग देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन दिमागी नक्सल कहा, और नाग पंचमी आते आते आस्तीन के सांपों के मन में जो जहर भरा हुआ था सब खटाखट निकल के खुदे कहने लगे मैं दिमागी नक्सल, मैं दिमागी नक्सल। अरे हमें उम्मीदें नहीं थी कि 24 से 48 घंटे में ये डोज इतना जबरदस्त असर कर जाएगी। अब मैं बताना चाहता हूं वो भारतीय सभ्यता, सोमनाथ जी, वो हिंदू सभ्यता जो नाग को भी पूजती है, वो सभ्यता जहां आज सावन का सोमवार है, भगवान शंकर गले में नागराज को डालकर बैठते हैं, नंदी बैल को हम पूजते हैं, भगवान पशुपतिनाथ है उनको हम पूजते हैं, हम बंदर हनुमान को पूजते हैं, हम कार्तिकेय के वाहन मोर को पूजते हैं, हम गणेश जी के वाहन चूहे को पूजते हैं, हम पीपल को पूजते हैं, हम वट वृक्ष को पूजते हैं। मगर यह सभ्यता ट्राइबल से अलग है। गौर सुनिए लाखों दर्शक, यह सभ्यता जो कण कण में प्रकृति को पूजती है वो तो ट्राइबल से अलग है। मगर एक मजहब और एक रिलीजन जिसका कोई भगवान से, कोई मैसेंजर, कोई कनेक्शन नहीं है ट्राइबल से, वन से, किसी से, उसमें परिवर्तित होने के बाद ट्राइबल संस्कृति बची रहेगी। जिसको यह समझ में आता है वो है दिमागी नक्सल। सुधांशु जी, और फिर मैं बताना चाहता हूं असली दिमागी नक्सल कौन है, जिसको यह समझ में आता है, जिसको अब अगर एक लाइन में कह दूं, जय श्री राम के उद्घोष में उसे वॉर क्राई नजर आता है, और सर्वधर्म से जुदा हो जाने में भी सेकुलरिज्म का सुमधुर संगीत सुनाई पड़ता है। वो है दिमागी ये मानना है, और ये मेरा दिमागी नक्सल। एक बात कह दूं, ये वो है। सोमनाथ जी, रत्नाकर जी,
कि इस देश का ऐश्वर्य की ट्राइबल एक लाइन पूरी कर। मूलभूत से हिंदू है। एक लाइन पूरी कर। बोलिए ना, बोलिए बोलिए। कम लोग हैं जो आपने ट्राइबल वाली बात कही वो मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे यहां, और मैं एक और बात बता दूं, सारे दर्शक समझ लें, जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, हाँ, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, जिसको अफजल गुरु में हालात का मारा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगता है, वो है नक्सल दिमागी। ये है दिमाग में घुसा हुआ नक्सल, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सोमनाथ जी कोई काउंटर, रत्नाकर जी आ रहा हूं, दुबे जी आ रहा हूं, उसके बाद सोमनाथ जी कोई काउंटर, उसके बाद रत्नाकर जी, दुबे जी बैठे हैं, दुबे जी को बुलाइए। बोलिए देखिए, सोमनाथ दादा, मैं कोई एक काउंटर। बात पूछना चाहता हूं माननीय सुधांशु जी से। हाँ पूछिए। जो माननीय मोदी जी ने कहा है लाल किला के प्राचीर से, हाँ, कि सैनिक मरते हैं, तो क्या ये उनकी बात से राजी हैं कि सैनिक मरते हैं या सैनिक शहीद होते हैं? मैं जानना चाहता हूं अपने विद्वान साथी सुधांशु जी से। एक शब्द हमारे में बता देश दीजिए, का सैनिक आप उनकी बात भगवान ना करे, बट जब समय आता है जवाब तो दे दूं? वीर गति को प्राप्त होता है। हाँ बोलिए सुधांशु जी। अरे उनको बोलने दीजिए ना। एक मिनट, आप भाजपा सैनिक को शहीद नहीं होते हैं सोमनाथ जी, सुधांशु जी सैनिक बलिदान होते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। हाँ मैं जवाब दे रहा हूं सोमनाथ जी। सैनिक मरते हैं, वो आप शहीद राजी शब्द हैं आप क्या लोगों उनकी को भाषा बहुत अच्छा लगता होगा। शहीद का अर्थ होता है शहादा, ये प्योर इस्लामिक कैरेक्टर है, जहां शहीद का अर्थ होता है इस्लाम के लिए लड़ाई में मरना। तो हमारे सैनिक बलिदान होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, और अगर इससे अधिक उपयुक्त कोई शब्द यूज होना है तो वीर सावरकर ने उसके लिए शब्द दिया हुतात्मा, अर्थात जिसने अपनी आत्मा की आहुति दे दी है वो होते हैं। इसलिए समझे भाई साहब। और मगर आप लोग तो बहुत महान हैं, आप हर आंदोलन में, अब पूरी लाइन कर दूं सर, हर आंदोलन में आप कब्र खोदने लगते हैं, ये हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं। वो अर्बन नक्सल होते हैं, वो दिमागी नक्सल हो। देखिए दिमाग कितना तेज होता है दिमागी नक्सलों का, कि मोदी की कब्र खोदते हैं और हिंदुत्व की कब्र खोदते हैं, जबकि हिंदू धर्म में कब्र नहीं खुदती, भस्म हुआ जाता है। पर कभी नहीं कहते कि मोदी भस्म हो जाएगा, कहते हैं मोदी रत्नाकर त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ये कहते हैं हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। जनता देख रही है रत्नाकर जी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। बिलबिलाते हुए सब बाहर आ गए भाई साहब, गालियां पकड़े हुए भी रत्नाकर जी का इतना जबरदस्त ध्यान रखते हुए आपके नाम के साथ लिखवाना शुरू कर दूं। दिमागी नक्सलों का रत्नाकर त्रिपाठी एके दिमागी नक्सल सोमनाथ जी के साथ तो लिखवाना शुरू कर दिया है। सोमनाथ भारती सीनियर लॉयर एडवोकेट AKA यानी एलियस दिमागी नक्सल, आपके साथ भी लिखवाना शुरू करूं? रत्नाकर त्रिपाठी अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल। अर्बन नहीं दिमागी नक्सल एकदम, क्योंकि हम लोग का दिमाग है ना, जो लोग दिमागी तौर से घास चरने चला गया हैं उनके लिए दिमागी दिवालिया शब्द यूज किया जाता है। वो बोलते हैं दिमागी नक्सल। हाँ है, अभी सुधांशु जी बोल रहे थे कि 10 साल में कितना बदल गए मोदी। अरे ये केजरीवाल जी, मैं केजरीवाल जी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं 15 साल में मोदी जी कितना बदल गए। इंतजार करना चाहिए भैया, 2050 में ऐसा होगा वैसा होगा। अरे होगा तो होगा, हम कहाँ होंगे? हमें इन्हीं आंखों से वायदे सपने पूरे होते देखने हैं। अब बोलते हैं कि विकसित भारत 2047 में होगा। सेना पे बोल रहे थे मोदी जी ने 27 फरवरी 2011 को कहा सेना में, दिल्ली में, कि एक सेना का जवान जितना करने की साहस रखता है एक व्यापारी उससे अधिक करने की साहस रखता है। और अभी ये बता रहे थे कि कसाब ये पता नहीं क्या क्या बोला अफजल गुरु। 95 में यासीन मलिक से जब अटल बिहारी वाजपेयी मिले तो उन्होंने कहा, यासीन जी एक कच्चे धागे का ही सही हमसे रिश्ता जरूर बनाए रखना। तो भैया ये अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं कि नहीं? और हाँ, अभी तो आज इनके मुफ्त आर्थिक सलाहकार बोला भैया, एक मिनट, E10 पेट्रोल ले आओ 8 करोड़ गाड़ियों के लिए, ले आओ E10। इन्हीं के आर्थिक अभी हैं अरविंद सुब्रमण्यम, जो इनके पहले सलाहकार थे, इकोनॉमिक एडवाइजर। उन्होंने कहा कि 2014 से 17, 18, 19 तक हमको मैनिपुलेट कराया गया जीडीपी 2.5%। तो आप एक बात जान लीजिए ऐश्वर्य जी, नक्सली एक शब्द है। जैसे आप कपूर हैं तो कपूर बोनी कपूर है, कभी रवि कपूर है, अनिल कपूर है, लेकिन आप ऐश्वर्य कपूर हैं, ये विशेषण है।
अच्छा, तो दिमागी नक्सली मतलब दिमाग जिसको, अच्छा, तो दिमाग ये गजब है। तो आप रत्नाकर त्रिपाठी हैं, कोई अगर दूसरे त्रिपाठी हैं तो ये त्रिपाठी विशेषण हो गया। अब ये विशेषण विश्लेषण क्रिया संज्ञा मत समझाइए। नक्सली इस देश का बच्चा जानता है कौन होता है। ये यही आपकी प्रॉब्लम है। आपको नक्सली और त्रिपाठी में फर्क नहीं समझ आ रहा, आपको नक्सली और कपूर में फर्क नहीं समझ आ रहा। मुझे आज हंसी आती है और सच में लगता है मुझे आज कि सच में आपका दिमाग घास चरने चला गया। त्रिपाठी जी, आप बड़े हैं मुझसे, लेकिन क्या बोल रहे हैं? What are you saying? सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। देखिए ऐश्वर्य जी, आपके लाखों दर्शकों को अनुभव हो गया होगा कि किसका दिमाग खाली है और किसका दिमाग भरा हुआ। मगर एक गंभीर बात कही रत्नाकर जी ने, आप नहीं समझ पाए। इन्होंने कहा कि ये सब के सब दिमागी नक्सली हैं। ये कौन है? ये नक्सलवाद की विचारधारा कहां से आई? ये माओ से आई है ना, माओ से तुंग, जिसने कहा था पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, बंदूक की गोली से सत्ता आती है। और ये वो जो कहते थे गांधी एक गोली चलाए बगैर, अरे भाई साहब, एक भी खून की बूंद बहाए बगैर आजादी ले ली। अरे भाई साहब, अगर अंग्रेजों के सिपाही भी मार दिए गए चौरी चौरा में तो आंदोलन वापस ले लिया। वो बेशर्मी की इंतहा देखिए, कह रहे हैं कि हम नक्सली हैं। बिल्कुल, जो विदेशी विचारधारा से प्रेरित है, वो कांग्रेसी जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित, अंग्रेजों की विचारधारा से पोषित, वो कम्युनिस्ट जो मार्क्स, स्टालिन और माओ में अपना आदर्श ढूंढते हैं, निश्चित रूप से वो सब एक ही गोत्र के हैं और वो गोत्र है दिमागी नक्सली। बहुत सही इन्होंने कहा, सबका सरनेम एक ही कर देना चाहिए, दिमागी नक्सली, जो इस देश को भारत नहीं मानता, जो ये कहता है। राहुल गांधी ने जाके क्या कहा था यूरोप में? इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट लाइक द यूरोपियन यूनियन। यही नक्सली कहते हैं कि भारत में 22 नेशनलिटीज हैं। और यही विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इंडिया इज नॉट ए नेशन, ये तो बहुत सारे कंट्रीज का एक समूह है। ये है दिमागी नक्सली। बिल्कुल आपने सही कहा, 100% सही है। केजरीवाल जी हो, वामपंथी हो या कांग्रेसी हो, सबका दिमाग एक ही है और वो है दिमागी नक्सली, जो कि इस देश को एक देश नहीं मानते, जो ये मानते हैं अंग्रेजों ने हमें देश बनाया, जो ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें सब कुछ सिखाया, ये वो लोग हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा और इसके लिए आपका धन्यवाद। बोलिए त्रिपाठी जी, क्या बोल रहे हैं? बोलिए, बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? पहली चीज मैं बता देता हूं, मैंने आप लोग को दिमागी दिवालिया कहा क्योंकि आप सबको दिमागी नक्सली समझते हैं। अब दूसरे, संविधान का पहला जो है वो कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। बदल दो भाई सुभांशु भाई, क्या नहीं बदल पा रहे हो? पढ़ो ना संविधान। अच्छा, फिर वो पढ़े नहीं होंगे आप। और एक बात जान लीजिए, नक्सल आप लोग हैं, हम लोग नहीं, हम लोग दिमागी नक्सली हैं। आप हत्याएं करते हैं, लूट करते हैं, आप चंदा चोरी करते हैं, आप गलत लोग की संगत करते हैं। आपके पास कौन ऐसा आदमी है जो नहीं? अभी बताइए, राजस्थान सरकार ने आज सर्कुलर इशू किया कि स्कूलों में सरकारी कोई भी मीडिया वाला या कोई भी वीडियो कैमरामैन नहीं जाएगा। क्यों किया आपने भाई? काहे नहीं अपना दुर्दशा दिखाना चाहते हैं? ये नक्सलिज्म कहा जाता है। जब आप छोटे बच्चों को पंप गन से मारते हैं, पैलेट गन से मारते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से मारते हैं ना, उनको नक्सलिज्म कहा जाता है। जब आपके खिलाफ कोई बोलता है तो नालसार केस पे सीजीआई को लेकर के जब मनन मिश्रा जैसा 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी बोल रहा, 2 कौड़ी, जिसको आपने सांसद नियुक्त किया है, कहता है कि नहीं, इन छात्रों का रजिस्ट्रेशन लॉ में नहीं होगा। एडवोकेट बाबू की जागीर है क्या? मनन मिश्रा के खेत है उनका कि लड़कों का नहीं होगा? पलटे ना, औकात में आए ना। दिमागी नक्सल इसको कहा जाता है कि किसी ने 2 शब्द बोल, दुबे जी, आनंद दुबे में हटाया, आनंद दुबे जी, अब आपका रह गया है सौम्यता से कहना कि आप भी दिमागी हालत दिख रही है क्या है। हाँ दुबे जी, आप भी हैं दिमागी नक्सल। सोमनाथ जी ने बोला वो है दिमागी नक्सल, रत्नाकर त्रिपाठी जी ने बोला वो है दिमागी नक्सल। त्रिपाठी जी तो यहां तक चले गए कि कपूर, त्रिपाठी और त्रिवेदी और नक्सल एक बात है, वो अलग क्रिया विशेषण विश्लेषण सब समझाने लगे मुझे। दुबे जी, आपके नाम के साथ में लगाऊं क्या? नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। नहीं, मैं आनंद दुबे हूं और मुझे गर्व है कि मैं दिमागी देशभक्त हूं, मैं दिमागी राष्ट्रवादी हूं, मैं दिमागी सनातनी हूं, मैं दिमागी हिंदू हूं और अपने देश के, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित हूं।
देखिए, ये दिमागी नक्सल, सीजीआई साहब ने कहा कुछ लोग कॉकरोच जैसे हैं, तो किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी बना के कहा हम सब कॉकरोच हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग दिमागी नक्सल हैं, तो एक पार्टी बन गई दिमागी नक्सल पार्टी, और लोग कह रहे हैं मैं दिमागी नक्सल पार्टी हूँ। अब तो ऐश्वर्या जी डर लगता है कि सरकार का कोई मंत्री ये न कह दे कि कुछ लोग चमगादड़ जैसे हैं, तो बन जाएगी चमगादड़ जनता पार्टी। लोग उल्टा लटक जाएंगे और कहेंगे मैं भी चमगादड़ हूँ। तो मैं क्या करूँ यार, मैं तो उस सनातन को मानता हूँ जिसमें एक समय ऐसा था कि राम और रावण अलग अलग युगों में पैदा हुआ करते थे। फिर एक युग आया कि राम और रावण एक ही युग में पैदा होने लगे। फिर एक समय आया कि राम और रावण एक परिवार में पैदा होने लगे। अब ऐसा समय है कि राम और रावण एक दिमाग में रहते हैं। मानो तो राम, न मानो तो रावण, मानो तो दिमागी देशभक्त, न मानो तो दिमागी राक्षस। अभी तो आपको तय करना है। मैं क्या करूं, कितना रायता समेटूं, कितनी नकारात्मक बातें करूं, क्या क्या करूं कि कुछ लोग प्रसन्न हो जाएं, मैं उनके चरण वंदना कर दूं। नहीं हो पा रहा है यार, नहीं हो पा रहा है ऐश्वर्या जी। सच को सच कहूंगा, नीट का पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए था, उसके लिए कहूंगा बिल्कुल होना चाहिए। रांची में बच्चे बैठे हैं, उनकी मांग सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। गुजरात में अगर रास्ते खराब हैं, रास्ते अच्छे बनने चाहिए, पीडब्ल्यूडी मंत्री हो चाहे ठेकेदार हो, सजा होनी चाहिए। महाराष्ट्र में बैठा हूं, यहां अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार के ऊपर आरोप लगने चाहिए, सरकार को घेराव करना चाहिए। ये सब कर सकता हूं, लेकिन फालतू के विवादों में पड़ के मैं ये कहूं कि मैं भी चमगादड़ हूं, मैं भी उल्टा लटका हूं, तो कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग नाराज होकर मुझे पागल घोषित कर देंगे और मैं पागल बन के ऐश्वर्या जी नहीं घूम पाऊंगा। ये मेरी मजबूरी भी तो समझो। देखिए, शरीर से नक्सलवाद मर सकता है, विचारों से नहीं मरता। कुछ लोग उसका विचार ले लेते हैं। आज हमारा भारत नक्सल मुक्त हो गया है, बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, बहुत सारे नक्सली मारे भी गए, जी ने बोल दिया है वो है नक्सल में अभी तक जिंदा है, वो कहाँ है? अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि वो नक्सल हैं, चिदम्बरम ने बोला है कि वो नक्सल हैं, मैं नहीं हूं, संजय सिंह ने बोला है कि वो नक्सल हैं, आलोक पाठक जी, मैं नहीं, कम से कम अखिलेश यादव ने तो नहीं बोला। आई एम हैप्पी अबाउट, कम से कम इतने तो समझदार है आलोक पाठक एंड देन सुधांशु त्रिवेदी। आलोक पाठक जी, आपका क्या टेक है इस सब? ये जो विपक्षी दलों में होड़ लगी है अपने आप को नक्सली बनाने की बात है जी पाठक जी। नहीं, दो पार्टियों में होड़ लगी हुई, जिनको लग रहा है कि वो पंजाब में, एक को लग रहा है कि हमको सत्ता बचानी है, दूसरे को लग रहा है कि हमको पंजाब में सत्ता मिल सकती है। तो उसके लिए उनके अंदर होड़ लगी हुई है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो स्पेस ले लिया है ना, उससे हर आदमी को डर लग रहा है। इसलिए हर आदमी तुरंत कूद गया कि मैं भी नक्सली, मैं भी नक्सली। मेरा सवाल कुछ और है। मुझे उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ बड़ी बात बोलेंगे। अब 77 साल की उम्र हो गई है, अब थक गए हैं लगता है। बताइए, उस दिन बहुत थका सा भाषण दिए हैं। हम लोग देखते थे कि जब मोदी जी जब आए थे 12-13 में, 14 में, 13 में एक जगह कॉन्क्लेव हो रहा था, जहाँ मैं भी उस जमाने में उस ग्रुप में हुआ करता था, तो बड़े बड़े लोग हॉल के अंदर दौड़ रहे थे। खोला गया दरवाज़ा, जब सिक्योरिटी ने चेक किया उसके बाद से, तो देश का हर बड़ा आदमी बैठना चाह रहा था कि जल्दी से बैठ जाऊं और मोदी जी को सुनना है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, देश का एलीट था वहाँ पे ताज होटल के अंदर। और अब क्या है, कोई सुनना ही नहीं चाहता, और मोदी जी भी थक गए हैं। अच्छा? और थकते थकते बोल रहे नक्सली। अब बताइए, अब आपको बताना ये है कि आपने पेपर लीक वालों पर कार्रवाई क्या की, भ्रष्टाचार कैसे रोकेंगे। उत्तर प्रदेश जहाँ पे आपकी नींव उखड़ने वाली है, क्योंकि जनरल जैन जी ने तो आपसे इस्तीफा दिलवा दिया, आपके शिक्षा मंत्री ने। अब जेन अल्फा रोज उतर रही उत्तर प्रदेश में सड़कों पर। और जिस प्रदेश में एक मीडिया वेबसाइट दावा कर रही कि 7,000 करोड़ रुपया प्रचार में खर्चा कर दिया गया, वहाँ एक सर्वोदय स्कूल की छात्राएं कहती हैं कि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टीचर साल भर से नहीं है। बरसात हो रही है लखनऊ में जबरदस्त, और ये लड़कियां 8 किलोमीटर तक दौड़ती हैं। आप सोचिए, कहाँ हमको चर्चा होनी करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे स्कूल चल रहे हैं समाज कल्याण विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टीचर नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही है नक्सलिज्म पे। तो देश के विपक्ष को भी धन्यवाद, सत्ता पक्ष को भी धन्यवाद, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जन अल्फा जो आई है ना,
ये सबको खत्म कर देगी, क्योंकि जेन अल्फा की बात उठाने के लिए न सत्ता पक्ष को फुर्सत है न विपक्ष को फुर्सत है। अभी तो आप एक कॉकरोच जनता पार्टी से परेशान हैं, कितनी पार्टियां बनेंगी और ये दुकानदारी बंद होने वाली है नेताओं की। माफ कीजिएगा, नेता लोग आपके यहाँ प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं। आनंद दुबे और फिर आलोक पाठक जी का जवाब दे रहे, फिर मैं आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स होने वाले हैं। ओके पाठक, पॉइंट टेकन। पाठक जी, आप कह रहे हैं कि जनता का सवाल नहीं है, जनता की बात ना सत्ता पक्ष कर रहा है ना विपक्ष कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, विपक्ष कर रहा है। देखिए, आलोक जी का अद्भुत विश्लेषण मैंने सुना और उनकी आलोक में बोलना चाहता हूं बहुत आपत्ति के साथ। इन्होंने कहा ये जेन अल्फा सबको खत्म कर देगी। भाई क्यों खत्म कर देगी जेन अल्फा? जेन अल्फा के लिए ही तो प्रधानमंत्री जी ने जिस विकसित भारत के अमृतकाल की बात कही है, तो 20 साल बाद इनका युग होगा। और कान खोल के सुनिए, आंख खोल के देखिए आलोक जी, आज फिजिक्स ओलंपियाड में भारत ने 5 गोल्ड पाकर संयुक्त ही सही नंबर 1 विश्व में टॉप किया है। यह जेन अल्फा है। अब सुनिए, आज भारत ने अपना पहला जो स्पेस सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर का लॉन्च किया स्काई रूट कंपनी में, उसकी एवरेज एज 28 है, वो जेन जी है। और मेरे भाई भी कान खोल के सुनिए, अभी परेशान मत होइए, अभी बहुत सारा आएगा। मैथ्स के ओलंपियाड में, बायोलॉजी के ओलंपियाड में 3-3, 4-4 गोल्ड जीतकर जो अपनी धमक दिखाई है, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो स्थिति दिखाई है, ये जेन अल्फा है, ये जेन जी है। और आप एक और बात समझिए, इसके आगे भी 18 साल के गुकेश डोमराजू ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। ये है जेन अल्फा और जेन जी। और देवव्रत महेश रेखे ने 19 साल की उम्र में दंड क्रम पारायण करके दिखा दिया था। मगर क्या बताएं, उनको दिखाई पड़ता है ये जनरेशन सब कुछ खत्म कर देगी। अरे भाई, ये खत्म करने का ही तो बाट जोहते रहे। और मैं बताना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, पिछले 70 सालों से हर 8-10 साल में भारत की बर्बादी की भविष्यवाणी की गई है। जब देश आजाद हुआ तो कहा यहां डेमोक्रेसी नहीं रुक पाएगी। चर्चिल ने कहा यह देश एक नहीं रह पाएगा। फिर वो एक अमेरिकन थिंकर थे जिन्होंने कहा नेहरू के बाद देश बल्कनाइज हो जाएगा। 67 के चुनाव में अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा कि भारत का अंतिम चुनाव होगा। 70 के दशक में कहा भूखों मर जाएंगे, इस देश के पास खाने को खाना नहीं रहेगा। 91 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कहा गया देश बैंकक्रप्ट, यहां खाने के लाले पड़ जाएंगे। 98 में अटल जी ने जब पोखरण विस्फोट किया, सैंक्शन लगे, इन्होंने कहा देश बर्बाद हो जाएगा। और जब मनमोहन सिंह जी आए तो वो बोले कि सबसे बड़ा खतरा नक्सलिज्म है। 2006 में जब गए तो फ्रजाइल 5 में छोड़ के गए थे, और जब मोदी जी आए सब पार हो गए। आप अपने दिल में हसरत लिए ही रह गए कि भारत अब बर्बाद होगा, तब बर्बाद होगा। और भारत की बर्बादी की सोच जिनके दिमागों में पीढ़ियों से है, वही रत्नाकर जी ने सही कहा है, वो सब एक ही सोच के लोग हैं, वो है दिमागी नक्सल। और मैं आनंद दुबे जी की बात का तो समर्थन करता हूं। उन्होंने कुछ हद तक बात सही कही कि कोई भी बात आएगी तो मैं हर बुरी बात का भी समर्थन करना शुरू कर दूंगा, हर विचित्र बात का समर्थन करना शुरू कर दूंगा, केवल इसलिए। और जो मैं आलोक जी से भी कहना चाहता हूं, भाई साहब, आपने कहा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हुई है वो भाजपा के लिए चुनौती है। भाई साहब, कान खोल के सुनिए, तमिलनाडु में टीवीके खड़ी हुई, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी, और बांकीपुर में प्रशांत किशोर। हम तो वहां पे हारे हैं, विपक्ष कहां है? जब मोदी विपक्ष को तो ठेंगा दिखा दिया। अब ना छात्र मान रहा है विपक्ष में अपना नेतृत्व देख रहा है, और ना कोई विरोधी विचार देख रहा है। यानी जो स्पेस खत्म हो रही है वो विपक्ष की खत्म हो रही है। जैसे आम आदमी पार्टी जब राइज की थी तो कांग्रेस की स्पेस खत्म हुई, भाजपा अपने वोट पे इंटैक्ट थी और हम दोबारा आ गए। देखिए, इसीलिए चिंता करने की बात आप लोगों के लिए है। कौन कि कहां ले रहा है? जो लोग विरोध का स्वर रखते हैं वो विपक्ष के नेताओं में विश्वास नहीं रख रहे। विपक्ष के नेताओं में छटपटाहट है कि चाहे हम अपने को दिमागी नक्सल की कह के सही, कम से कम इनके साथ कुछ गठजोड़ करने में सफल हो जाएं। जैसे कांग्रेस में छटपटाहट थी कि 32 सीटें वाली आम आदमी पार्टी को उन्होंने 8 सीटों से पालकी ढोके दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने वो काम किया कि कांग्रेस साफ आज तक आई नहीं। ओके, लेकिन सुधांशु जी, ऐसा नहीं है कि दिक्कत सिर्फ विपक्ष को है। आपको अपना मंत्री हटाना होगा। दिक्कत आपकी तरफ भी है। एजुकेशन पॉलिसी में सब कुछ हुआ नहीं है। एनटीए ने अभी भी गलतियां मानी है। बच्चे एग्जाम देने गए, अभी भी गलतियां हैं। अभी तक कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा, ना सत्ता ना विपक्ष। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि एक बच्चे का भविष्य 1 दिन का 90 मिनट का एग्जाम करता है, उसकी पूरी जिंदगी तय।
इस पे कोई बात ही नहीं है। दुनिया कहां से कहां आ गई और हम आज भी कहीं आगे नहीं बढ़ रहे, तो वी हैव टू टॉक अबाउट इट। सोमनाथ भारती, एंडिंग कमेंट्स। सोमनाथ भारती, बोलिए सोमनाथ जी। ऐश्वर्या जी देखिए, भाजपा के एक सीनियर साथी कह रहे हैं कि जो भ्रम फैलाए वो है दिमागी नक्सल। मुझे बताइए, 15 लाख रुपया हर व्यक्ति को देंगे, किसने भ्रम फैलाया? तो वो दिमागी नक्सल है। कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, किसने भ्रम फैलाया? तो वो दिमागी नक्सल है। भगवान राम को हम लाए हैं, ऐसा भ्रम किसने फैलाया? तो वो दिमागी नक्सल है। नाथूराम गोडसे की पूजा कौन करता है? वो दिमागी नक्सल है। अब तो पूना के कोर्ट में कह दिया कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का प्रमुख कार्यकर्ता था, जो ये कहते थे कि आरएसएस से कुछ लेना देना नहीं है गांधी जी के मरने में, उनकी हत्या में। भैया कहां से कोर्ट का जजमेंट तो 48 में आ गया था जी। मतलब कुछ वकीलों, अरे जनता ये भी तो पूछेगी क्या एक पे एक देने वाला नक्सल है? बड़ा करें तो दिमागी नक्सलियों से भरा है बीजेपी, और सबसे बड़े मुख्य दिमागी नक्सल तो यहाँ है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये देखिए। तो ये शहजाद ऐसी आदत लगा गया। हाँ, मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा कर, क्या हुआ बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। क्या हुआ आप बताइए मेरे को, क्या हुआ? क्या नाम एवरीवन ऑन है? क्या हुआ? आप क्या बताना चाह रहे हैं सोमनाथ जी? ऑडियो इज नॉट क्लियर। क्या बोलना चाह रहे हैं सोमनाथ जी? बोलते बोलते अटके। माननीय प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। आप अगले अपना कॉन्फिडेंस देखो, दिमाग में आप पता है मेरे को, आप ना स्कूल में ना वैसे रहे होगे, दूसरा बच्चा कितने मार्क्स ला रहा है उससे प्रॉब्लम है। अच्छा एक सच बात बताना सोमनाथ दादा, आपको हमेशा इस बात से प्रॉब्लम रहती है ना कि आपके पड़ोसी का घर आपके घर से बड़ा है कि नहीं है, आपके पड़ोसी की गाड़ी आपकी गाड़ी से लंबी है कि नहीं है। आप बिल्कुल वो वाले हो, आप बिल्कुल वो वाले हो। अरे अपना कॉन्फिडेंस देखो, अगले का कॉन्फिडेंस है नहीं, अगला देखेगा। अपनी लकीर खींचो ना। रत्नाकर त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एंडिंग कमेंट्स। देश तो बोलेगा, आप दूसरे की लकीर मिटाने में लगे हो। त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड। ओलंपियाड से लगाया ऊपर जाने तक की। अरे आप नक्सल, बड़ी बात। एक जी बीच में मत टोकिएगा। 30 सेकंड बहुत होता है। हमारे यहाँ तो छात्रावास है, विश्वेश्वरैया जी के नाम पे, सीवी रमन के नाम पे, ये सब नाम कमाते थे। संजीत है ना, जनजी वो है, वो भी है ना, जिस 32 लड़कों ने नीट पेपर लीक होने पे आत्महत्या कर दी, वो भी जनजी हैं। अभी जो जून में हुई नेट की परीक्षा, यूजीसी नेट की, उसमें सोशियोलॉजी, कॉमर्स और इंग्लिश का अब होने वाला है, क्योंकि पेपर लीक हो गए थे। जून की, जुलाई में, अगस्त में फिर देंगे सब, वो भी जनजी हैं। जिन्हें आप कील से पीट रहे थे ना, वो भी जनजी हैं। अलग अलग विश्वनाथन जी तो 12-14 साल में वो भी ग्रैंड मास्टर हो गए थे, उस समय भी आप थे। दूसरे की चीजों को कब, आपके जिम्मे बस एक काम है, नेहरू ने परेशान किया और हमने ये कर दिया। ये बताइए उस चेस चैंपियनशिप में आपका क्या योगदान रहा? वो मैथ ओलंपियाड में आपका क्या योगदान रहा? अगली बार लेके आइएगा कि सबको आपने पैसा दिया था जाने के लिए। अरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर को पैसा नहीं मिल रहा है कि कॉन्फ्रेंस अटेंड करें जाने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने मना किया। ओके, दुबे जी एंडिंग कमेंट्स, सिंगल लाइन आंसर। दुबे जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो हम क्यों करें किसी असामाजिक तत्वों की नकल, जब हमारे पास अपनी खुद की है अकल, तो हम क्यों बनेंगे दिमागी नक्सल। देखिए, दिमागी नक्सल कौन है जानते हैं? जो धारा 370 का विरोध करता है। दिमागी नक्सल कौन है जानते हैं? जो वंदे मातरम गाने से परहेज करता है। दिमागी नक्सल क्यों नहीं आप अपने साथियों को? जो प्रभु राम भगवान के मंदिर बनाने का विरोध कर। अरे छोड़िए साथियों को यार, मेरी बात सुनेंगे कि साथियों की बात सुनेंगे? आपके नेता की भी तो किसी के गुलाम है, देशभक्ति के लिए किसी का जाके सर्टिफिकेट लेंगे? तो भगवान राम को लाने का घमंड दिखाता है। आलोक पाठक, सिंगल लाइन आंसर। पाठक जी। अरे भगवान को कोई ला सकता है? भैया मैं तो यही कहूंगा कि भैया एक दिन आप बहस कीजिए, शिक्षक क्यों नहीं अपॉइंट किए जा रहे हैं? इतनी वैकेंसी शिक्षकों की क्यों है?
मुझे तो बड़ा शॉक रहा कि बताइए लखनऊ में जिस राज्य के मुख्यमंत्री के प्रचार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बताइए इतना पैसा बांटा जा रहा है यहाँ से लेकर अमेरिका तक। आप लोग 4-5 लोगों के सोशल फीड से आगे बायोलॉजी के मेरे को बहुत विडंबना है ये लखनऊ। मैं एक दिन करने वाला हूँ इस पे भी शो कि लखनऊ के जितने पत्रकार हैं वो 4-5 सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के आगे से बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। एक तो इसमें भी कुछ होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, एंडिंग कमेंट्स। अरे वो कह रहे हैं कि भाई नक्सल हम हैं एंड दे आर स्टक ऑन इट। कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम नक्सल है। मैं जो बोल रहा हूं वो केवल फैक्ट को, रेफरेंस को कोट करके बोल रहा हूं। अर्बन ये दिमागी नक्सल वो है जो ओपनली कहता है कि इस देश में संसद के अंदर डिस्कशन से नहीं, सड़क के अंदर, सड़क पे सारी चीजों का निर्णय होगा, डिस्कशन से नहीं रेजिस्टेंस से होगा। कौन? वो योगेंद्र यादव जो हर आंदोलन के बिन बुलाए मेहमान हैं और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और कांग्रेस की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रहे हैं। अब सारे देश को समझ जाना चाहिए, जो कहे संसद की बजाय सड़क पे संग्राम के द्वारा देश चलेगा और डिस्कशन की बजाय रेजिस्टेंस से चलेगा, तो मुझे लगता है उसके बाद किसके दिमाग में क्या नक्सल है ये सबको समझ में आना चाहिए। और फिर मैं अंत में कहना चाहूंगा कि कितना भी ये लोग प्रयास कर लें, मगर भारत का युवा जागरूक है, वो सारी चीजों को देख रहा है कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा है और कौन तरह तरह के रूप धरकर, तरह तरह के स्वांग धरकर युवाओं का नेतृत्व करने का प्रयास कर रहा है और हर चुनाव के बाद अपना चोला बदल रहा है। टेंशन मत लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी उन्होंने कहा क्या? बोलिए फाइनल लाइन बोलिए ना, क्या कह रहे हैं आप? सोमनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखाई। अब मैं कहता हूं जरा 2014 से या 12 से आज तक प्रधानमंत्री जी का फोटो दिखा लीजिए, तो हर उसमें कार्यक्रम में वो इसी प्रकार से आए, कोई स्वरूप नहीं बदला है। केजरीवाल जी का याद करिए, नहीं पता है अगर ये कभी वाजपेयी जी को असली में बोलते हुए सुन लेते, वो तो वाजपेयी जी तो इतने ब्रेक ले, खांसना वो सब गायब हो गया। सुधांशु जी, राहुल गांधी जी को, सुधांशु जी, एक लाइन और, सुधांशु जी, अगर ये कभी वाजपेयी जी को सुन लेते बोलते हुए लाइव, चेहरा बाबा ब्रिगेड, सुधांशु जी हर आदमी का, सुधांशु जी आप समझ नहीं रहे, अगर ये कभी स्वर्गीय वाजपेयी जी को बोलते हुए सुन लेते तो वो तो इतने ब्रेक लेते थे कि ये कहते नहीं वाजपेयी जी में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अरे हर एक आदमी का तरीका होता है। सोमनाथ जी छोड़िए ना, अपना घर देखिए, दूसरे का घर कितना बड़ा है, उससे जल के क्या होगा? नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस से जलने से कुछ नहीं होगा। और इस देश का युवा बहरूपी पहचानता है, लेकिन अपने आप को प्राउडली नक्सल कहना ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं। और एक बात सारी बातों में से आलोक पाठक जी की सिर्फ एक बात सेंस करती है कि अगर आप लोग इतने ही ऑफ टारगेट रहे, अगर आप लोग इतने ही सत्ता पक्ष के नकेल कसने में नाकामयाब रहे, तो एक नहीं 10 और पार्टियां आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये तय देश की जनता को करना है कि आप देश प्रेमियों के साथ हैं या नक्सलियों के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।